Dear viewers, particularly the students of class 9, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a lecture for you people, for the students of class 9, and the subject which I have chosen for this lecture is political science. In your book, I will be delivering a lecture on the third chapter. The third chapter of your book is Electoral Politics. Before discussing this entire chapter, let us first try to know what the title of this chapter mean. The title is Electoral Politics. What does electoral politics mean? Electoral politics is an act of electing officials for democratic posts. Democratic posts, it's a new term. Democratic posts are those posts in a democratic country which are the officials for these posts are elected through elections. जैसे हमारे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ का ये जो डेमोक्रेटिक पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, प्रेसिडेंट का पोस्ट, गवर्नर का पोस्ट, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, दे आर ऑल डेमोक्रेटिक पोस्ट. आप ये जानते हैं कि इन सारे डेमोक्रेटिक पोस्ट के लिए इलेक्शंस होते हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. मतलब यह है कि ये जो सभी पोस्ट हैं, ये इलेक्शन के जरिए ही इन ऑफिशियल्स को हम इलेक्ट करते हैं. तो इट्स एन एक्ट ऑफ इलेक्टिंग ऑफिशियल्स फॉर डेमोक्रेटिक पोस्ट्स. सिर्फ इलेक्शंस only elections does not mean electoral politics. Electoral politics में हम सभी प्रोसीजर्स आते हैं, सभी स्टेप्स आते हैं, सभी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं जो इलेक्शंस विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्शंस. तो हम स्टार्ट करते हैं विद न्यूज़पेपर रिपोर्ट. क्योंकि इस सारे चैप्टर में हम इलेक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे, तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है. दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड इन 1987. 1987 में इलेक्शंस होते हैं हरियाणा में. हरियाणा आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेट्स इन इंडिया. ये जो नॉर्थ इंडिया में ही ये एक स्टेट है इंडिया की. तो हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे. तो 1987 तक जो पार्टी हरियाणा में रूल करते थे उसको हम कहते हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ द पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करती थी हरियाणा पर 1987 में. और 1987 में अब नए से दोबारा इलेक्शंस होने वाले थे. तो उस इलेक्शंस में एक अपोजिशन लीडर जो पिछले 5 साल तक अपोजिशन लीडर था, नाम था देवी लाल. इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए अपनी एक पार्टी बना लेता है. उस पार्टी को हम कहते हैं लोक दल. और पार्टी बनाने के अलावा उसने एक मूवमेंट लॉन्च किया. उस मूवमेंट को कहते हैं न्याय युद्ध. न्याय युद्ध को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एक मूवमेंट लॉन्च किया देवीलाल ने अगेंस्ट द मिस गवर्नेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और फिर देवीलाल ने अपनी पार्टी लोक दल को मर्ज किया बाकी अपोजिशन पार्टीज में. एक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए एक अलायंस बनाया. और एज एन अलायंस दे वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो जो ही फिर इलेक्शन टाइम नजदीक आता है तो कुछ promises he made some लोग देवीलाल in order to attract the voters he made some promises to them. उनमें से सबसे बड़ा जो promise उसने किया लोगों के साथ, that is this he promised them that the first, if we are voted to power, if this alliance, if Devilal's Lok Dal and other allied parties are voted to power, the first task of their government would be to waive off all the outstanding loans of farmers, agricultural laborers and these small businessmen. तो लोग भी तंग आ चुके थे, लोग भी नाखुश थे कांग्रेस गवर्नमेंट से. तो जिस दिन इलेक्शन फिर होते हैं, लोगों ने पैशनेटली
people overwhelmingly voted Devilal's Lokdal and his allied parties. So once the election results were declared, तो ये जो लोकदल थी या इसके जो alliance partners थे, they got 76 seats out of 90 seats. हरियाणा असेंबली सीट्स की तादाद टोटल 90 है. 90 सीट्स में इस लोकदल और इसके अलाई ग्रुप्स ने 76 सीट्स हासिल की. लोकदल एलोन गॉट 60 सीट्स. एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. मेडन इलेक्शन था उनके लिए, पहला इलेक्शन था उनके लिए. उसने 60 सीट्स हासिल की. अलायंस ने सारी पार्टीज ने 76 सीट्स हासिल की, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे दे ओनली गॉट 5 सीट्स. एंड दिस इज जो वादे किए थे उन वादों की बुनियाद पर उसने ये सब कुछ हासिल किया. तो फिर when the results were declared, they got absolute majority now. Now they were in a position to form the next government in Haryana. So after they won the elections, after the results were declared, they जो देवीलाल की जो लोकदल और alliance partners थे, उनके जो elected members थे, they appointed Devilal as the leader of their party, and they after 3 days this वो जो वहाँ का जो governor था, he invited Devilal for forming the government and become the chief minister. तो chief minister बनने के बाद उसका जो सबसे पहला काम जो उसने किया, उसकी government ने सबसे पहला जो काम किया, they issued an order waiving off all the outstanding loans of farmers, agricultural laborers and small businessmen. जो promise election campaigns में किया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन सब जो लोन्स वगैरह थे वो माफ किए. ये जो देवीलाल की पार्टी ने 4 साल तक रूल किया. They ruled Haryana for next 4 years, and in 1991 next elections were held. लेकिन ये जो देवीलाल की पार्टी थी, they couldn't repeat their performance which they had done in 1987. 1991 में जो इलेक्शन हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मारी, एक बार फिर उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट बनाई. तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन. दिस वाज अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट that was published in the first page of your book. तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, why do we need elections? हमें elections की क्यों जरूरत है? Any democratic country, there are about 193 countries in the world. लेकिन इन 193 countries में सारी countries democratic countries नहीं है. There are about 103 countries in the world that are democratic countries and that hold elections to choose in which people choose their representatives. तो कुछ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और कुछ कंट्रीज के इलेक्शंस वो दे आर जस्ट फॉर्मेलिटीज, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते हैं. तो इलेक्शंस क्यों चाहिए हमें? Elections they are considered the backbone of democratic country. They are considered a pillar of democracy. They are considered a face of democracy. अगर किसी कंट्री को प्रूव करना होगा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यू जस्ट ऑब्जर्व इट्स इलेक्शन. अगर इलेक्शंस में रिगिंग, फ्रॉड, कंपल्शन वगैरह ना हुआ हो तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं. अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हो तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी. अगर कंपल्शन है, अगर रिगिंग हो, अगर फ्रॉड हो, अगर बेजाब्तियां हो, फ्री एंड फेयरनेस नहीं रही हो तो दिस कंट्री इज नेवर कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कंसिडर्ड द फेस ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज considered of utmost importance in any democratic country. Election is also a way of expressing political views of common man. एक आम नागरिक, एक आम इंसान अपनी views, अपने आप को express, अपनी political views को express कर लेता है by participating in the election, by voting in the elections. Election offers us many things. Election हमें बहुत कुछ देता है. इलेक्शन हमें गवर्नमेंट बनाने में मदद करता है. हम नई गवर्नमेंट अपनी चॉइस की गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने चॉइस के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं. हम कौन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा, हमारे लिए कौन लॉज बनाएगा, हमारे लिए कौन डिसीजन ले लेगा. तो ये हम दिस ऑल इज ऑफर्ड टू अस बाय इलेक्शन.
Election offers us many choices. Election offers us that we can choose who will make laws. Election offers us who will form the government. Election offers us who will guide the government in decision making. तो election बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री में. तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो वाकई वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या नहीं है, और कितने किस्म के इलेक्शंस होते हैं इंडिया में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.